मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कविता का एक बड़ा नाम है। पिछले दिनों 72 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। एक बड़े कवि होने के साथ साथ वे एक बेहतरीन इंसान भी थे, जो हमेशा मनुष्यता के पक्ष में खड़े होते थे। वे एक जिंदा दिल इंसान भी थे और उनके बहुत सारे दोस्त थे। देहरादून में उनकी शिक्षा संपन्न हुई थी और यहां से लगातार उनका संपर्क बना रहा। यहां भी उनके अनेक मित्र थे। उन्हीं में एक नाम है श्री राजेश सकलानी का। श्री राजेश सकलानी समकालीन हिंदी कविता के स्वयं एक बड़ा नाम है। उनका मंगलेश डबराल से लगातार संवाद बना रहता था और फोन पर लंबी बातें होती रहती थी। फोन पर राजेश सकलानी से किए गए एक संवाद में मंगलेश डबराल ने अपनी जर्मन यात्रा के संस्मरण साझा किए। आइए सुनते हैं उनकी जर्मन यात्रा के संस्मरण की वो रिकॉर्डिंग। ट्यूबिंगन का जो इंडियन और साउथ एशियन स्टडीज का डिपार्टमेंट बहुत पुराना है, वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है वहाँ। तो वहाँ एक हिंदी पत्रिकाओं की डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है उन लोगों ने। तो उन्होंने संपर्क किया उनसे, तो मैंने ईमेल भेजा दिव्यराज को। दिव्यराज ने फिर उनसे संपर्क किया। तो उनका मुझे यह है कि आपकी कविता बहुत अच्छी लगी मुझे और मैंने ऐसा ऐसा किया है। और वहाँ का आइसलिंगन का मेयर भी तैयार हो गया। बताइए, सपने जैसी कहानी है ना। तो वो तैयार हो गए तो ये हुआ कि भाई जब इस बिल्डिंग का उद्घाटन होगा तो बुला लिया जाए इनको। उस समय नहीं बुला पाए ये लोग मुझे, लेकिन उसके 6 महीने बाद मुझे बुलाया कि आप आइए और आप यहाँ इस बिल्डिंग में कविता पाठ कीजिए। और आपको हम 5-6 दिन तक रख सकते हैं यहाँ। और मैंने टिकट भेज दिया। अब हुआ ये कि मुझे लगे एक शहर कहाँ पर है भाई, पता ही नहीं था। तो यहाँ जो मैक्स मूलर भवन की डायरेक्टर थी महिला, मैंने उससे संपर्क किया। तो उसने कहा नहीं, आइसलिंगन जैसा कोई शहर नहीं है वहाँ। तो मैंने कहा आइसलिंगन है, एस्लिंगन है, प्रोनाउंसिएशन फर्क होता है। तो मैंने कहा नहीं, आइसलिंगन भी है। तो मैंने फिर नेट पे ढूंढा आइसलिंगन मुझे मिल गया। एस्लिंगन बड़ा शहर है वहाँ का, लेकिन आइसलिंगन मतलब छोटा, EIS से लिखा जाता है वो। तो फिर मैंने ढूंढा, पता चला म्यूनिक के पास में, म्यूनिक और स्टुटगार्ट के बीच में है। तो उन्होंने मुझे म्यूनिक का टिकट भेजा। तो मैं म्यूनिक गया, म्यूनिक से स्टुटगार्ट का जहाज पकड़ा। फिर स्टुटगार्ट पे वो लोग मुझे लेने आ गए थे कार से। स्टुटगार्ट से आधे घंटे का सफर है वहाँ। तो मैं आइसलिंगन में गया, उन्होंने शहर के सबसे अच्छे होटल में रुकवाया मुझे। बहुत छोटा शहर है, बहुत छोटा। तो भाषा की दिक्कत आई आपको वहाँ पे? वो नहीं, वो अंग्रेजी आती थी उन लोगों को। जर्मनी में जर्मन लोगों को अंग्रेजी आती है। अच्छा, बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं लोग। अच्छा, बहुत अच्छी नहीं बोलते लेकिन बहरहाल बोल लेते हैं। उसको तो आती थी अंग्रेजी, टीना स्ट्रोएकर को। वो तो वहाँ की बड़ी अच्छी कवि है, बड़ा नाम है उसका वहाँ। तो बहरहाल वहाँ रखा उन्होंने। फिर मेरा कविता पाठ हुआ। तो भाई मतलब 30,000 लोगों के शहर में 300 लोग आ गए। हॉल पूरा भरा हुआ था। तो मैंने लगभग 1.5 घंटे तक हम लोगों का कार्यक्रम चला। उन्होंने इस बीच मेरे अनुवाद कर लिए थे जर्मन में। तो आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े? मैंने हिंदी में पढ़ा, उन लोगों ने जर्मन अनुवाद पढ़े। अच्छा। वो कार्यक्रम 2 घंटे चला। वहां जाके पता चला कि उस महिला ने उस छोटे से शहर में लगभग 25-30 कवियों की कविताएं जगह जगह लगवा रखी हैं शीशे के पैनल्स में। हाँ, तो दुनिया के बड़े बड़े कवियों, जिनमें 5-6 जर्मन कवि हैं, एक ग्विंटर ग्रास हैं और ग्विंटर आइख हैं और आदि आदि मतलब। और दुनिया के जितने भी बड़े आधुनिक कवि हैं, सबकी कविताएं शीशे के पैनलों में लगा रखी हैं। कितना सम्मान करते हैं लोग। सही पार्क में, सड़कों के किनारे, चौराहों पर, लाइब्रेरी के सामने। तो और वहां जाके पता चला कि वो लोग सोशल डेमोक्रेट्स हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। और वो टीना स्ट्रोएकर, रोजा लग्जमबर्ग की भक्त है बिल्कुल एकदम। अच्छा। हाँ, रोजा लग्जमबर्ग जो कम्युनिस्ट नहीं थी। हाँ, मतलब उसी परंपरा के लोग हैं। हाँ, उसी परंपरा के लोग हैं। शहरी इस परंपरा का हो, चाहे वो 30 यार का है, बहुत बड़ी बात है दुनिया में। अरे बहुत बढ़िया, अद्भुत काम उस महिला ने कर रखा है। और महिला का टीना स्ट्रोएकर। टीना स्ट्रोएकर। और फिर वहां से दिव्यराज अमी आ गए थे। तो दिव्यराज अमी, मैंने जो कुछ हिंदी में कहा उसका लोग जर्मन अनुवाद करते रहे। मैंने भाषण किया वहाँ और एक भाषण मेयर का भी हुआ। तो उन्होंने उसके मुझे 600 यूरो उस चीज के दिए। और टीना स्ट्रोएकर के हस्बैंड जो है वो एक सिर्फ वहाँ हाई स्कूल तक है वहाँ बस। अच्छा, पढ़ाई इतनी है वहाँ पे? पढ़ाई इतनी, बाकी लोग वहाँ चले जाते हैं स्टुटगार्ट। हाँ, तो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ, तो जिम्नेजियम बोलते हैं उसको। हाँ, तो एक कविता पाठ मेरे जिम्नेजियम में हुआ। तो उसके मुझे 200 यूरो और मिले। फिर वो महिला जो थी टीना स्ट्रोएकर, उल्म शहर है वहाँ एक, उल्म पर ब्रेख्ट की कविता है एक बड़ी मशहूर।
उसका नाम उल्म बॉय है। तो हवाई जहाज का इजाद होने से बहुत पहले वहां एक लड़का था बेनी ब्लिंगर, उसने उड़ने की कोशिश की और उसने पंख लगाए और एक मशीन बनाई उसने, और उड़ा वो कुछ देर तक आसमान में, और फिर गिर पड़ा तो नीचे नदी में उसको मल्लाहों ने बचा लिया। बाद में उसकी बड़ी बदनामी हो गई, क्योंकि देखो ये आदमी फेल हो गया आदि आदि। उसका पहले बहुत सम्मान था उसका, बाद में अपमान होने लग गया, फिर ये हुआ। तो खैर बहरहाल वो शहर की थे, उल्म शहर बड़ा ऐतिहासिक है। उल्म में रहने वाले लोग जो हैं वो उल्म से बड़ा प्यार करते हैं, है ना। तो उल्म में उन्होंने क्या किया, देहरादून तो पतित हो गया भाई साहब। हाँ, अब तो पतित ही हो गया, अब तो खत्म हो गया है। तो उस महिला का, वो महिला उल्म की थी, और वो जो उस समय शरणार्थी आए हुए थे सीरिया के, वहां बहुत ज्यादा जर्मनी ने उनको शरण दी थी। सबसे पहला देश जर्मनी ही था सीरिया के शरणार्थियों को शरण। मुझे याद है उन दिनों वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लेके खड़े थे कि इनको आने दो यहाँ पे, मुझे हाँ, तो वो उनमें बहुत एक्टिव थी, वो भगा रहे थे। जर्मन के बहुत लोगों ने सड़कों पे आके कहा था कि इनको हंगरी के लोग भगा रहे थे। हाँ, कई लोग भगा रहे थे। हाँ, तो वो उनमें बहुत एक्टिव थी वो महिला जो शरणार्थियों के पक्ष में थी, और उनकी भी बहुत काम करती थी। राजेश, ये दिलचस्प बात बता रहा हूँ मैं तुमको कि हिटलर के खात्मे के बाद जर्मनी के सभी शहरों में कुछ ऐसे स्कूल खोले गए जहाँ नात्सियों को ट्रेनिंग दी जाती थी नात्सी विचारधारा से मुक्त होने की। उनको स्कूल थे उनके लिए। अच्छा। उनको बोलते थे फोक्सशूले, मतलब पीपुल्स स्कूल। तो वहां करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता था ताकि उनके दिमाग से ये हिटलर की विचारधारा हट सके। अभी भी है नाजी ग्रुप, अभी भी है वहाँ पे। हाँ, नियो नाजी अभी भी है वहाँ, स्किनहेड बोलते हैं उनको। उनसे लोग बहुत डरते हैं वहाँ। हिटलर का तो नाम लेते हुए काम जाते हैं वो लोग भाई। तो उनके टीना स्टोर करके हस्बैंड जो थे, उनके पास हिटलर के बारे में बहुत किताबें थी। तो मैंने दिव्यराज ने पूछा कि आपका हिटलर के बारे में इतनी किताबें क्यों हैं भाई? कहा कि अरे हिटलर के बारे में अभी तक तय नहीं हुआ कि वाई ही बिकेम सो पॉपुलर। क्या सिर्फ इसलिए भाषण के बल पे हो गया क्या? वो अरे भाषण देखे हो गया क्या कारण था? वो तो बोल रहा था कि यहाँ तो पढ़ते ही रहते हैं लोग हिटलर के बारे में, और वो कभी खत्म नहीं होता है उसको जानना जो है। कि व्हाट वाज दैट कि वो आदमी इतना बड़ा पागलपन फैला दिया उसने। तो खैर बहरहाल तो वहाँ एक उल्म में एक ऐसा स्कूल था, तो मुझे उल्म ले गई, कहा उल्म भी चलिए, वो मेरा शहर है, अब वहाँ आपका कविता पाठ रखवाया मैंने, तो आपको अच्छा लगेगा। तो बेचारे सीरियाई शरणार्थी क्यों आते हैं वहाँ? वो उनको रोटी का जुगाड़ उनके लिए जरूरी है, कविता उनके लिए क्या मतलब है? हाँ, सही बात है। तो वहाँ आ गए थे 30-40 लोग आसपास के, तो वहाँ भी मैंने कविताएं सुनाई। उन लोगों ने मुझे 600 यूरो दिए, तो मेरे पास 1400 यूरो हो गया। लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि कोई अगर बाहर से आया काव्य पाठ कर रहा है, तो हमें इसे कुछ पारिश्रमिक देना है। ये उनके दिमाग में कैसे आता है पता नहीं भाई। अब ये है उनका, अब ये है। तो 600 यूरो उन्होंने दिए, तो मेरे पास 1400 यूरो हो गए। तो मुझे लगा मैं पेरिस जा सकता हूँ भाई। वहाँ जो 2.5 घंटे का रास्ता था, तो मैंने ट्रेन का टिकट लिया और पेरिस चला गया। कितने दिन रहे उस टाउन में आप? मैं जो पेरिस 3-4 दिन रहा, और 6 दिन यहाँ रहा आइसलिंगन में, तो 6, 4, 10, और 1 दिन उल्म में रहा 11। 2 दिन में दिव्यराज अमीर के यहाँ रहा, वहां भी मेरा कविता पाठ था। ये किस सन की बात है? 2008 की है शायद, मुझे लगता है। ये कहानी थी एक बिल्कुल लोक कथा जैसी कहानी है ये मुझे जादुई लग रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। हाँ, सही वाकई थी, मतलब यानी ये आपने जो सस्मण की किताब आपकी गद्य की आई है उसमें लिखा है ये सब? उसमें है यहाँ। मैं कभी देहरादून आऊंगा तो मैं तुमको दूंगा यार, क्या बताऊं। मुझे आपका नया काव्य संकलन भी ना अभी यहाँ मिलने की कोई सूरत नहीं लग रही है। हाँ, नहीं, हाँ, लेकिन अभी डाक भी तो नहीं जा रही है ना। डाक भी नहीं आ रही, नहीं तो अमेजन से मंगा लेता। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, तुमको मिल जाएगी। फिर मैं वहाँ भी गया। फिर वहाँ ये दिव्यराज अमीर जो है हफ्ते में 1 क्लास ज्यूरिख में भी लेते हैं, ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में है। और जहाँ हिटलर जो कि जर्मनी से लगा हुआ है बिल्कुल, और जहाँ हिटलर के जमाने में बहुत से आर्टिस्ट भाग के चले गए थे। अच्छा। तो उन्होंने ज्यूरिख में शरण ली उन लोगों ने, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने जो हिटलर की गुलामी मानने से इनकार कर दिया था। स्विट्जरलैंड को बहुत सताया गया, बहुत तंग किया गया। तो वहाँ जो है एक शहर है ज्यूरिख, जो कि यूरोप की फाइनेंस कैपिटल है। वो सारे बैंक, सारे सट्टा बाजार वही है, सब सट्टे का बहुत बड़ा बाजार है वो। और पूंजीवाद का काला बाजार वही है, पूंजीवाद का वही गढ़ है।
तो वहाँ जो सड़क है, मुख्य सड़क है, वो दिव्यराज ने मुझसे कहा कि आप, ये दुनिया की सबसे महंगी सड़क है जहाँ आप खड़े हो रखे हैं। तो दुनिया के अरबपति जो पैदल घूमते रहते हैं, वहाँ गाड़ियों का आना मना है। कहा कि दुनिया भर के अरबपति पैदल घूमते रहते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े शोरूम, वहाँ भयंकर चमक दमक, और वहाँ ऐसा भयानक माहौल था कि मैं तो चकित रह गया बिल्कुल। तो फिर वहाँ पढ़ाते हैं ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी मेरा कविता पाठ था। पैसा वैसा नहीं दिया उन लोगों ने, लेकिन वहाँ उन्होंने एक होटल में टिका दिया था। हम लोग के 2 दिन वहाँ रहे। शहर में एक झील है, बड़ी विशाल झील, और तो उस शहर में एक रेस्तरां है, तो बहुत दिलचस्प है। उसका ब्लिंडेक्कू, मतलब अंधी गाय। तो दिव्यराज अमीन ने कहा कि मैं आपको ये ब्लिंडेक्कू जरूर ले जाऊंगा, क्योंकि वो एक अनुभव है। मैंने कहा बताइए। कहा कि वो अंदर से अंधेरा है पूरा एकदम। तो हम लोग वहाँ गए, तो भाई ब्लिंडेक्कू में किसी तरह मिला वो ढूंढ ढांड के। तो वहाँ पता चला कोई जगह ही नहीं है खाली खाने के लिए, बैठने के लिए। तो कहा कि मैं आप, उस महिला ने कहा जो बाहर बैठी हुई थी रिसेप्शन, तो उसने कहा मैं आपको फोन करूंगी, और अगर आधे घंटे में खाली होगी तो बुला लूंगी। तब तक हम लोग खाना खाने चले गए, खाने का ऑर्डर दे दिया। तब तक उसका फोन आ गया कि क्या आप लोग आ जाइए, एक टेबल खाली हो गई है। वहाँ गए तो अंदर से एक लड़की आई। तो उसने कहा सर आप ऐसा कीजिए, मेरे दोनों कंधों पे हाथ रखिए और मेरे पीछे चलिए। अंदर गए तो खूब अंधेरा, बिल्कुल एकदम। अच्छा है ना, इतना अंधेरा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कहाँ आ गए हैं ये। खूब अंधेरा है भाई, बिल्कुल जैसे। अच्छा। अब ये वक्त में जब जा रहा था तो मेरी बहन की जेब में मोबाइल था, वो टकराया कहीं दीवार से और वो जलने लग गया। अच्छा। अचानक आवाज आई नो लाइट्स नो लाइट्स नो लाइट्स, है ना। तो मैंने किसी तरह बुझाया उसको। तो फिर उस लड़की ने कहा कि ये आपकी मेज है, ये आपके लिए कुर्सियां हैं, और ये आपकी वाइन रखी हुई है यहाँ पर। फिर वो खाने का ऑर्डर ले गई। हम लोग लगभग मुझे 40 मिनट तक रहे होंगे वहाँ। कुछ भी नहीं दिखाई दिया 40 मिनट में, पता ही नहीं चला क्या हो रहा वहाँ। उस अंधेरे में खाना आ गया। खाना तो अच्छा नहीं लगा मुझे बहरहाल, लेकिन आधा घंटे 40 मिनट के बाद बाहर आए। तो फिर वो लड़की आई, उसने कहा कि सर यू पुट योर हैंड्स ऑन माय बोथ शोल्डर्स। तो मैंने यही रखे और बाहर आ गए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई हाउ डू यू मैनेज इन दिस पिच डार्कनेस। मैंने कहाँ खाना बनता है आपका, कहाँ से वाइन आती, कैसे आप लोग। तो उसने मुझसे कहा कि सर ऐसा है कि मेरी आंख में आई हैव जस्ट 2% ऑफ लाइट इन माई आईज। मेरी आंख में 2% विजन है। अच्छा। तो मैंने कहा बाकी लोग, कहा कि बाकी लोगों की आंखों में भी यही है, किसी की आंख में 1% है, किसी की आंख में 2% है। तो दिस इज ऑल रन बाय ब्लाइंड पीपल। अच्छा। हाँ। ओफो। तो बताओ, अब वो इतना जगमग शहर है, वो इतना चकाचौंध है वो, और इतने बड़े बड़े शोरूम है वहाँ, विशाल शोरूम। उस शहर में एक जगह पे अंधेरी दुनिया है। बताओ ये। अरे ये तो बड़ा रूपक है किस्म से जीवन का। अरे एक अंधेरा रेस्तरां है, या कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब लोग वहाँ बहुत आते हैं, बताते हैं लोग वहाँ बताते हैं, बहुत भीड़ रहती है वहाँ। क्या विचित्र किस्सा। तो उससे बताया कई जगह हम लोग की चेन खुल गई है, अभी अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है। मतलब चकित रह गए। तो पूंजीवाद ने उनका इस्तेमाल किया है कि इनसे ब्लाइंड लोगों को से मुनाफा कमाओ भाई, है ना। और वैसे किसी को वो बहुत अच्छा मानवीय लगेगा दृष्टिकोण, उसमें मानवीय लगेगा। और ये लोग ये अनुभव करने आते हैं कि अंधे लोग कैसे खाना खाते होंगे, ये है ना, ये अनुभव भी शामिल है उसमें। वैसे पूरे सिस्टम में एक बड़ी विचित्र चीज देखता हूँ मैं, मानवीयता को उसको मुनाफे में बदल दिया। हाँ, तो पूंजीवाद तो यही करता है ना। लेकिन मुझे एक फिर और मुझे लगा जैसे इस शहर में तो इतनी चमक दमक है, जो शहर अंधेरा है ना वो सब यहाँ इकट्ठा हो गया है, बस नहीं है। हाँ, वहाँ उजाला हो गया, उसका अंधेरा इधर सिमट गया। आपकी कविता में जरूर आएगा, ये आया होगा। अरे मैं यात्रा संस्मरण है, मैं तुमको दूंगा, तुमको अच्छा लगेगा यात्रा संस्मरण। अरे जरूर। आप बोल रहे हो, मैं इसे फिल्म की तरह देख रहा हूँ पूरी। हाँ है, वाकई फिल्म है, बिल्कुल एकदम सही है। चलो ठीक है, क्या करें, है ना। अच्छी बात, ठीक से रहो भैया। और सब लोग ठीक है उधर? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है।